बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 9.2। इससे जो रिलेटेड टॉपिक है हमारा पेज 174 पर, दैट इज रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम हम 9.1 के अंदर पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड यानी एप्लीकेशन यानी हमारी रोजमर्रा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहां पर इस्तेमाल होता है। अच्छा बेटा, मैथमेटिक्स इस तरह नहीं कि आमतौर पर आपको ये चीजें नजर आती कहां पे इस्तेमाल होता है कहां पे नहीं। मैथमेटिक्स एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। आप जिस फील्ड के अंदर जाएंगे वहां पर इसका आपको इस्तेमाल मिलेगा। अब देखो कहता क्या है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं, यूज इन स्टैटिस्टिक मॉडलिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग यानी साउंड वेव्स होती है हमारी, उसे ठीक करने के लिए सिग्नल्स होते हैं, जो मोबाइल्स के सिग्नल्स होते हैं, वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं। डीएसपी डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम, उसे करेक्ट करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हम इन थ्योरम्स को यूज करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। इससे रिलेटेड सवाल करने हैं हमने एक्सरसाइज के अंदर। आगे लिखा भी हो यूज फिल्टरिंग और एरर डिटेक्शन। जो एरर आ रहा होता है ना हमारे पास किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोडिंग थ्योरी के अंदर इसका इस्तेमाल है, इनक्रिप्शन एरर करेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम के अंदर भी इसका इस्तेमाल है हमारे पास। ठीक है, जो चीज हम कम्युनिकेट करते हैं डिजिटल नेटवर्किंग के सिस्टम के अंदर रहते हुए, ठीक है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल है। और डेफिनेशन आपने मार्क कर लेनी है। यहां पर दो डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन एनालिसिस। ये जो बच्चे स्टैट्स पढ़ते हैं उनकी बुक सेकेंड ईयर के अंदर, सॉरी फर्स्ट ईयर स्टैट्स के अंदर एक चैप्टर है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, उनके अंदर ये चीजें डिटेल के साथ पढ़ते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे डिटेल के साथ नहीं पढ़नी, सिंपल मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू यूज द मॉडल रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जैसे एक हमारे पास नेटवर्किंग सिस्टम होता है ना, सर्वर एक है, उसको इस्तेमाल करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस का सहारा लेते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर इसका काम, नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर इसका यूज है। आगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं फंक्शंस के अंदर। इस मॉडल एज nth डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिस मर्जी डिग्री की पॉलिनोमियल हो, सेकंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, nth पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहलाता है हमारे पास। जैसे एग्जांपल नंबर 8 में आपको नजर आ रहा है, ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, ये p ऑफ x और x के दरमियान, p और x के दरमियान जो रिलेशन होगा वो हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहलाता है और बड़ा इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, आगे आप अगले सवाल में जाके पढ़ेंगे अंदर कि हम कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से कैसे वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है, कर्व का बिहेवियर कैसे चेक किया जाता है, कर्व को कैसे स्मूथ बनाया जाता है। ठीक है, तो 9.1 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं 9.2। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है कंसीडर अ डेटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर। डेटा सेट है हमारे पास किस फॉर्म के अंदर? मंथली सेल्स फिगर्स की फॉर्म के अंदर। कैसे है वो आगे बयान करता है। अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, हमें एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल बना के दे दिया है। इस फिटेड टू दिस डेटा, जो कि इस डेटा यानी मंथली सेल्स फिगर पर कंप्लीटली फिट है। ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ना, वो मंथली सेल्स फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रही है यहां पर। आगे वो कहते हैं इफ द ऑब्जर्व्ड सेल्स इन द 5th मंथ, वो कहते हैं जो ऑब्जर्व की गई है सेल्स हमारे पास 5th मंथ के अंदर वो कितनी है? 240 यूनिट। फाइंड द परसेंटेज एरर, हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड है।
अब कुछ बातें समझ लें, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक तो हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू को एफ ऑफ ए यानी रिमाइंडर, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को यूज करके इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। अब उसने परसेंटेज एरर की बात की है। परसेंटेज एरर यानी आपने ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज करना है, एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू सवाल के अंदर आपको गिवन होगी और एरर चाहिए। एरर कैसे आएगा? ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी जो सेल्स फिगर इस पॉलिनोमियल फॉर्म का मॉडल हमें दे दिया है 5वें मंथ, क्योंकि बात किसकी कर रहा है? एट द एंड ऑफ 5th मंथ, 5th मंथ में कितनी सेल्स होगी वो हमें ये पॉलिनोमियल बताएगी। प्रिडिक्टेड वैल्यू ये हमें गिवन है ऑब्जर्व वैल्यू, और प्रिडिक्टेड हम फाइंड आउट किया करेंगे P ऑफ A इज इक्वल टू रिमाइंडर। जो वैल्यू हमें गिवन होगी ऑब्जर्व सेल्स के अंदर उसे हम फंक्शंस में रिप्लेस करके प्रिडिक्टेड वैल्यू फाइंड आउट किया करेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह सॉल्व किया करेंगे सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है तो पहले हम प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे। प्रिडिक्टेड वैल्यू यानी 5th मंथ में कितनी सेल्स है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो हमें बना के दे दिया है। एट x इज इक्वल टू 5, इसमें रिप्लेस करें, x की जगह 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 का क्यूब प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। 5 का क्यूब हमारे पास कितना होता है? 125, और ये आ जाएगा 2 इंटू 25। जब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस 2 आएगा। 125 एज इट इज, इसको सॉल्व करने से 50, यह वैल्यू 2, तो टोटल वैल्यू 177। ये P ऑफ 5 ये हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है। क्या ये? प्रिडिक्टेड वैल्यू। इसे इधर लिख लें आप, ठीक है, प्रिडिक्टेड वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था P ऑफ A जो रिमाइंडर होगा वो प्रिडिक्टिव वैल्यू होगी हमारे पास। अब देखिए हमने परसेंटेज एरर निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले एरर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरर। तो एरर का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो हमारे पास होता है ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। देखिए एट द एंड ऑफ 5th मंथ तो इतनी ऑब्जर्व की गई, लेकिन जो हमने मॉडल बनाया उसमें कमी आ चुकी है ना सेल्स के अंदर, तो एरर देखने के कितना परसेंटेज एरर आ रहा है हमारा। तो ये 240 ये ऑब्जर्व वैल्यू है, इधर लिखेंगे 240 माइनस प्रिडिक्टेड कितनी निकाली? 177 सॉल्व करके चेक करते कितने आते? 240 माइनस 177, तो ये 63 के इक्विवेलेंट आएगी। कितना आएगा? 63 के इक्विवेलेंट। तो अब हमने परसेंटेज एरर निकालना, ये एरर आया तो बाय फार्मूला, ये फार्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं, जब आपने परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज, जब एरर की बात करेंगे हम तो वो इक्वल होता है एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है, सॉरी वो हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, एरर कितने हैं? 63, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है? 240 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो याद आएगा 63 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज हमारे पास आएगी 26.25%। तो ये परसेंटेज एरर इस तरह हम फाइंड आउट किया करेंगे आगे जितने भी सवाल आएंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, अ रिटेलर कंपनी हैज डेवलप्ड आ पॉलिनोमियल रेग्रेशन मॉडल प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। एक रिटेलर कंपनी ने डेवलप किया है पॉलिनोमियल रेग्रेशन जो कि डिमांड की फॉर्म में हमारे पास ये है। ये डिमांड ऑफ पॉलिनोमियल रेग्रेशन फंक्शन हमें गिवन है। वे WD रिप्रेजेंट
प्रिडिक्टेड डिमांड वेयर W इज द वीकली नंबर आफ्टर वीक, यानी एक हफ्ते के बाद वीकली रिपोर्ट हमें कितनी डिमांड रिक्वायर होती है। ये उसने मॉडल तैयार कर लिया रिटेलर कंपनी ने। आगे वो कहते हैं यूज रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड। प्रिडिक्ट करनी है डिमांड किस वीक के लिए, थर्ड वीक के लिए। पहले तो हम प्रिडिक्शन निकाल लेते हैं, तो प्रिडिक्शन यानी रिमाइंडर निकालना है रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। किस वीक के लिए, एट द एंड ऑफ थर्ड वीक। तो पुट करेंगे एट W इज इक्वल टू 3। अब W है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें रिप्लेस करेंगे तो W ऑफ 3, तो ये प्रिडिक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फाइनली। 3 रिप्लेस करें, 3 का क्यूब 2, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 4, यह आ जाएगा 27। ये बनती है हमारे पास 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ये हो जाएगा 15 माइनस 4, ये हो जाएगा 42 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 20। ये किसकी वैल्यू आ गई, प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारे पास आ चुकी, जो उसने हमें पूछी थी कि क्या बनती है प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है बेटा, एक हिस्सा तो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब देखें आगे क्या कहता है, इफ ऑब्जर्व डिमांड इन 22 यूनिट्स, यानी हमारी ऑब्जर्व डिमांड कितनी है, 22 है। तो ये तो हमें गिवन है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो यहां पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है जी, ऑब्जर्व्ड डिमांड कह लें आप, ठीक है, ऑब्जर्व्ड डिमांड वो कितनी है जी, 22 हमारे पास। अब आगे देखें, लास्ट में फाइनल उसने हमसे क्या पूछा है, एरर निकालना है, प्रिडिक्शन एरर कैलकुलेट करना है कि कितना एरर आ रहा है प्रिडिक्शंस और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के दरमियान। तो जब एरर निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सिंपल, परसेंटेज एरर नहीं है, सिर्फ एरर फाइंड आउट करना है। तो बाय फार्मूला क्या आ जाएगा, एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्शन। ठीक है बेटा, प्रिडिक्शन आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जर्व्ड कितना है 22 और प्रिडिक्शन कितनी है 20, तो ये हमारे पास फाइनल एरर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। चल बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम इस एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ये सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम की, पेज 175 पर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डेफिनेशन मार्क करवा दूंगा और एमसीक्यूज में किस तरह का आ सकता है वो पॉइंट्स भी आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं हम। ठीक है बेटा, ये सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास। क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के DSP, इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस, एनालाइज, चेंज और इंप्रूव सिग्नल्स। ये सिग्नल्स को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है DSP। ठीक है, लाइक साउंड, इमेज और सेंसर डाटा। साउंड्स को भी बेहतर बनाने के लिए, इमेजेस पिक्चर्स को भी बेहतर बनाने के लिए और सेंसर डाटा को की क्वालिटी को भी इंप्रूव करने के लिए हम DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एप्लीकेशन है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की। सेकंड, इन दिस कॉन्टेक्स्ट DPS ऑफन डील्स विद द रिप्रेजेंटेड ट्रांसफॉर्म फंक्शंस, Z डोमेन, H ऑफ Z। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर इसकी मोस्ट एप्लीकेशन वाइड पैमाने पे इस्तेमाल की जाती है। ये बेसिक्स लेवल है, लेकिन आइडिया होना चाहिए, आपने आगे हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो इन चीजों का आपको तब जाके पता चलेगा। दीज ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन रैशनल फंक्शन, ये जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया गया है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, वो इस तरह का होता है हमारे पास, B ऑफ Z ओवर A ऑफ Z, यानी रैशनल फॉर्म के अंदर टू पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, वेयर B ऑफ Z इन द नोमिनेटर रिलेटेड टू सिस्टम जीरोस। ये आगे जाके जब सवाल करेंगे तब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जीरोस उसके रूट्स होते हैं। ठीक है बेटा, A of Z represents the denominator polynomial related the system poles। ये भी जीरोस हैं, लेकिन ये ऐसे पोल्स होते हैं क्योंकि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ना, अगर वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर हो ना
तो यहां पर उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं पोल्स की, उस पॉइंट पर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द वहां पर वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है इसकी। ठीक है, तो ये पोल्स को थोड़ा सा आइडिया समझ लें, उस पॉइंट पर नहीं होगी लेकिन उसके अराउंड अबाउट हमारे पास जरूर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इन सिग्नल प्रोसेसिंग फाइंडिंग द रूट्स नॉमिनेटर बी ऑफ जी प्रोवाइड्स द जीरो सिस्टम। जो नॉमिनेटर होता है वो हमें बी ऑफ जी क्या प्रोवाइड करता है? जीरो सिस्टम, जीरोस ऑफ द सिस्टम। बी ऑफ जी इज जीरो और बी इज अ फैक्टर ऑफ बी ऑफ जी। अगर ये जीरो के इक्विवेलेंट हो गया, जी माइनस जी नॉट इज अ फैक्टर ऑफ बी ऑफ जी। इफ जी नॉट मॉडुलस 1 द फ्रीक्वेंसी सिस्टम ब्लॉक द सिस्टम। जो फ्रीक्वेंसी होगी उस सिस्टम को ब्लॉक कर देगी। अगर ये कंडीशन, अगर हमारा आंसर 1 आ जाए एग्जैक्टली, ठीक है, उसका अगर रूट हो जाए, ठीक है, उससे कम होगा, कुछ ना कुछ आइडिया हमें जरूर मिलेगा। सिमिलरली फाइंडिंग द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर की बात करेंगे, प्रोवाइड्स द पोल्स। वो पोल्स जीरोस नहीं होते, पोल्स मिलते हैं हमें। ए ऑफ पी इज नॉट, ए ऑफ पी नॉट इज इक्वल टू जीरो। इधर बी ऑफ जी नॉट इक्वल टू जीरो था, वो जीरोस ऑफ द सिस्टम थे। अगर ए ऑफ पी नॉट या जी नॉट कह लें, जैसे भी मर्जी कर लें आप, इज इक्वल टू जीरो हो, देन जी माइनस पी नॉट इज अ फैक्टर ऑफ ए जी। द लोकेशन ऑफ द पोल्स इन कंप्लेक्स प्लेन, इसकी जो लोकेशन हमें मिलती है, जैसे अभी मैंने बताया कंप्लेक्स प्लेन के अंदर हमें इसकी लोकेशन मिलेगी। क्रूशियल फॉर डिटरमिनिंग द स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी यानी साउंड की स्टेबिलिटी, हमने सिग्नल्स की स्टेबिलिटी देखनी होती है, इसको यूज करते हैं डिनोमिनेटर वाले फंक्शन ए ऑफ जी को फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी के लिए। फॉर स्टेबल सिस्टम ऑल पोल्स मस्ट बी लाइज यूनिट सर्कल, लाइज इन साइड। जैसे मैंने कहा ना, उस पॉइंट पर तो नहीं होगी लेकिन उसके इन साइड ये एनुलस रीजन बनता है, जैसे अंगूठी नहीं होती वैसे शेप के अंदर, उसके इर्द गिर्द यूनिट सर्कल के अंदर, किस फॉर्म के अंदर? यूनिट सर्कल के फॉर्म के अंदर। अगर ये होगा तो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए, ये स्टेबिलिटी के लिए है, और ये ब्लॉकेज ऑफ फ्रीक्वेंसी या सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए ये कंडीशन होती है हमारे पास मैथमेटिकली। ठीक है बेटा, ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। कुछ आइडियाज मैंने बता दिए हैं, इन्हीं को आगे इस्तेमाल करना है। ये बेसिक फंक्शन हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, बी ऑफ जी ए ऑफ जी। अब जैसे सवाल आएंगे उसी के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है। आ डिजिटल सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज ए ट्रांसफॉर्म, ये टी है एफ नहीं है, ट्रांसफर फंक्शन विद अ नोमिनेटर, ये नोमिनेटर जैसे अभी हमने फंक्शन पढ़ा कि एच ऑफ जी किसके इक्विवेलेंट होगा? बी ऑफ जी और ए ऑफ जी, टू रैशनल कंप्लेक्स पॉलिनोमियल्स, ये नोमिनेटर होगा और ये डिनोमिनेटर। तो हमारे पास नोमिनेटर का फंक्शन दिया है, यूज द फैक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम यूज करना? फैक्टर्स टू फाइंड द जीरोस। बड़ा सिंपल सा काम है, मुश्किल कोई नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो हमें एक फंक्शन क्या गिवन है? बी ऑफ जी, बी ऑफ जी नोमिनेटर दिया हुआ है, जी स्क्वेयर माइनस जी माइनस टू। हमने क्या फाइंड करना है? जीरोस, टू फाइंड जीरोस। देयरफॉर बी ऑफ जी को जीरो के इक्विवेलेंट रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जी स्क्वेयर माइनस जी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, 2z प्लस जी माइनस टू, और इसमें से z कॉमन आता है, z माइनस टू प्लस 1 z माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सेम नंबर क्या है? z माइनस टू और z प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? z माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और z प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम, यहां पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक 2 के इक्विवेलेंट, और एक z की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 के इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमारे पास ये जीरोस आ जाएंगे इस फंक्शंस के। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। जीरो से मुराद उस फंक्शन को जीरो के बराबर रख के आपने रूट्स निकालने हैं,
सिंपल काम है, मुश्किल कोई नहीं है सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं 9.2 का। स्टेटमेंट हमारे पास है अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज ए ट्रांसफर फंक्शन। हमें एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब देखिए ये मेरे पास फंक्शंस गिवन है स्टार्टिंग के अंदर। अब हमने क्या फाइंड करना है, जीरोस। एक तो ये हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन, ये b ऑफ z होता है और ये a ऑफ z के इक्विवेलेंट, ऊपर नॉमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। अब हमारे पास जो बात कर रहा है किसकी, जीरोस। क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। जब जीरोस फाइंड आउट करने हो तो b ऑफ 0 प्रोवाइड 0, यानी b z नॉट इक्वल टू 0। जो ऊपर वाला फंक्शन होगा ये वाला, इसे 0 के इक्विवेलेंट रख के हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, ठीक है। फॉर जीरोस क्या फाइंड करना है, जीरोस। देन b ऑफ z को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। a नॉट को नहीं, a ऑफ z को नहीं रखना, सिर्फ b ऑफ z ऊपर वाले फंक्शन को रखना होता है हमने, ठीक है बेटा। चलो जी, ये मेरे पास वैल्यू गिवन है z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0। मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आता है, z प्लस 2 आ जाएगा। कोई चीज कॉमन नहीं आती, 1 z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये सेम नंबर z प्लस 2 और z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये z इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -1 आर द रिक्वायर्ड जीरोस। यही रिक्वायर्ड जीरोस हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। सिर्फ ये चीज समझना होगी कि जीरोस किसके लिए फाइंड आउट करना होता है, वो कंडीशन यूज करें और आंसर सॉल्व कर दें। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज ए ट्रांसफर फंक्शन। अगेन हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, फाइंड द जीरोस। जीरोस फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया वैसे ही से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ट्रांसफर फंक्शन, ऊपर b ऑफ z होगा और नीचे a ऑफ z के इक्विवेलेंट हमारे पास, ठीक है। 4 क्या फाइंड करना है, जीरोस। जब जीरोस की बात करेंगे हम तो b ऑफ z को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो ऊपर वाली वैल्यू जो नॉमिनेटर की होती है वो b ऑफ z होगी हमारे पास, ठीक है। तो z स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर 0.5 किसके बराबर, 0 के बराबर। 0.5 जब इसे सॉल्व करेंगे 1 5/10 तो ये कितना बनता है, 1/2 के इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2z माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये एलसीएम ले लें, मल्टीप्लाइंग बाय 2। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ये क्या आ जाएगा 2z का स्क्वायर माइनस, जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा जस्ट z। इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करके हम अपने जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस z माइनस 1। मिड टर्म ब्रेक कर दी मैंने यहां पर। आगे हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो ये मिड टर्म ब्रेक करने से इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 2z, तो z माइनस 1 आ जाएगा प्लस, और इधर से 1z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। z माइनस 1 कॉमन आ गया, 2z प्लस 1 आ जाएगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे, आइदर z माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहां पर आगे हमने सॉल्व करना है। तो फाइनली इधर से z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, z इज इक्वल टू 1
और इसको सॉल्व करेंगे 2z-1 और z इज इक्वल टू -1/2 आर दी रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जो हमें गिवन किया था। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 9.2 का स्टेटमेंट हमारे पास है, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज ए ट्रांसफर फंक्शन विद अ डिनोमिनेटर। अब हमें डिनोमिनेटर वाला फंक्शन दिया है ट्रांसफर फंक्शंस का। आप देख सकते हैं ऊपर भी फंक्शन होता है, नीचे भी फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन का। नोमिनेटर वाला b ऑफ z और डिनोमिनेटर वाला a ऑफ z। अब हमें a ऑफ z गिवन है। क्या गिवन है? a ऑफ z। यूज फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम को हमने यूज करना है टू फाइंड द पोल्स। क्या फाइंड करने? पोल्स। इस सवाल के अंदर जीरोस नहीं फाइंड आउट करने, पोल्स फाइंड आउट करने हैं। पोल्स हम फाइंड आउट करेंगे a ऑफ जो भी वैल्यू होगी a ऑफ p नॉट इक्वल टू 0 रख के उसके पोल फाइंड आउट करेंगे। जब जीरोस की बात करें तो b ऑफ z इक्वल टू 0, जब पोल्स की बात करें तो a ऑफ z इज इक्वल टू 0 रख के हम इसे सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पोल्स की। तो फॉर पोल्स के लिए a ऑफ z किसके बराबर होगा? 0 के इक्विवेलेंट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, z स्क्वायर माइनस 0.3 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। अब ये डेसिमल में है, इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। मिड टर्म से भी सॉल्व हो सकता है अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन वो आपको मुश्किल लगेगा। हम बाय फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं इसे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हम पढ़ चुके हैं। जी किसके बराबर होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 1 है जी। a की वैल्यू कितनी है? 1। इधर मार्क कर लीजिए। b की वैल्यू कितनी है जी? माइनस 0.3 और c की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.4। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये माइनस और ये माइनस का जगह प्लस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.3 माइनस माइनस प्लस हो चुका। b का स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या हमारे पास? माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 2a। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और हम अपने फाइनल पोल्स फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास वैसे आ जाएगा 0.3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.09 मिलेगा। ये माइनस और ये माइनस का आ जाएगा प्लस, तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये आपने कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेना। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.04 1.6 के इक्विवेलेंट होता है डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा z 0.3 एज इट इज। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.69 डिवाइडेड बाय 2 और जब फर्दर सॉल्व करेंगे 0.3 प्लस माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस, तो ये आ जाएगा 0.3 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाय 2 और z 0.3 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 2 और सॉल्व करने से ये आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1.0 डिवाइडेड बाय 2 और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पोल आ जाएगा 0.08, ये फर्स्ट पोल। सेकंड पोल आ जाएगा माइनस 0.5। आर द रिक्वायर्ड पोल्स, आर द रिक्वायर्ड पोल्स। जीरोस नहीं लिखने, पोल्स लिखने हैं आपने। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसको आप मिड टर्म ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते थे। आपको थोड़ा सा आइडिया, अगर आपने शॉर्टकट मेथड, अगर ये लॉन्ग फैक्टराइज ये फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। जो बच्चे इस तरह करना चाहते हैं तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको सॉल्यूशन आसानी के साथ मिल जाएगा इसकी मिड टर्म का। ये पॉइंट्स होते हैं मिड टर्म इसके, इसको आपने खुद चेक करना है ये कैसे बनते हैं।
तो आपको आसानी के साथ इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो कॉमन आने के बाद 0.5 ही होगा, तो ये माइनस 0.8 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास, तो z माइनस 0.8 और 0.5 इसी तरह का आपको आंसर मिलना है यहां पर। ठीक है, अगर आप मिड टर्म से भी सॉल्व करना चाहते हैं, ये 3 स्टेप्स हैं, नहीं तो उन बच्चों के लिए जिनको मिड टर्म की समझ नहीं आएगी वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी अब आते हैं, अभी तो एक पार्ट सॉल्व किया, फाइंड द पोल। आगे उसने कहा डिटरमिन द इफ द सिस्टम इज स्टेबल। जब बात स्टेबिलिटी पर आ जाए तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। जब पोल्स निकालने हो तो a ऑफ z इक्वल टू यानी a ऑफ p नॉट इक्वल टू 0, और जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे जो हमारे पास रूट्स आएंगे p नॉट्स, जो पोल्स आएंगे उसको आपने लेस देन 1 रखना है मॉडुलस फॉर्म के अंदर इन अ यूनिट सर्कल, क्योंकि यूनिट सर्कल के अंदर ही फंक्शन जो भी सिस्टम होगा, चाहे वो साउंड हो, इमेज हो, सेंसर डाटा हो, वो उसी के अंदर ही स्टेबल रहेगा। ये वो कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हमने यूज करना है। ये पोल्स आए थे, अब स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला P नॉट, जो पोल्स आए हैं लेस देन 1 होना चाहिए। पहली वैल्यू क्या है पोल्स की, ये आई है, इसमें रिप्लेस करें z इज इक्वल टू 0.8, तो इसके लिए जो पोल्स होगा देन 0.8 मॉडुलस लेस देन 1। तो जब सॉल्व करेंगे मॉडुलस ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो ये स्टेबल होगा इस पॉइंट पर, स्टेबल है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जो हमने पोल निकाला। अब आते दूसरे पोल की तरफ, वो क्या हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस 0.5, इसमें रिप्लेस करें, इसमें रिप्लेस करते हैं तो माइनस 0.5 मॉडुलस शुड बी लेस देन 1। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव मॉडुलस भी क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो 0.5 लेस देन 1, तो 0.5 इज लेस देन 1, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, हमारे पास दोनों ट्रू हैं, तो ये भी क्या होगा स्टेबल होगा। यानी दोनों पोल्स के ऊपर हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो स्टेबल है दोनों के दोनों पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है द डिनोमिनेटर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू, ये हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है a ऑफ z, डिनोमिनेटर वाला, क्योंकि ये कंप्लीट फंक्शन होता है हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, हमें इस दफा डिनोमिनेटर वाला दिया a ऑफ z। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ, लोकेशन बतानी है, पोल्स की लोकेशन बतानी है और स्टेबिलिटी भी बतानी है, दो काम करने इस सवाल के अंदर भी। ठीक है बेटा, चले जी, तो सबसे पहले 4 पोल्स, जब पोल्स की बात करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता चुका हूं, तो a ऑफ z को किसके इक्वलेंट रखेंगे 0 के इक्वल इसको 0 के इक्वल रख के हम पोल्स फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल, तो याद आएगा z स्क्वायर प्लस 1.2z और याद आएगा 0.5 इज इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर देता हूं इसकी। ठीक है, इसको 35 ही मान लें, 0.75 रहने दे, 35 ही मान लें, फिर आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और इसे 12 मान के सॉल्व कर ले, 7 5 क्या होता है हमारे पास 35, तो 0.7z प्लस 0.5z प्लस 0.35 इज इक्वल टू 0, तो z कॉमन आएगा, z प्लस 0.07 और इसमें से 0.5 कॉमन आएगा, z प्लस 0.7 इक्वल टू 0, ये नंबर सेम है, z प्लस 0.7 इंटू z प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आइदर फर्स्ट पोल z प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड पोल z प्लस 0.5 इज इक्वल टू z के इक्वलेंट। तो फर्स्ट पोल की वैल्यू क्या आ गई 0.7 और सेकेंड पोल की वैल्यू क्या आ गई -0.5
5, दो पोल्स आगे हमारे पास, आर द रिक्वायर्ड पोल्स, आर द रिक्वायर्ड पोल्स, ये हमने पोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, स्टेबिलिटी की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? स्टेबिलिटी। फॉर स्टेबिलिटी, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है जी? P नॉट शुड बी लेस देन 1। पहले ये z की वैल्यू लेके चलते हैं, तो z इज इक्वल टू -0.7, इसी की जगह रिप्लेस करना है, z इज इक्वल टू P नॉट, a की बात समझ लें, ठीक है बेटा। चलिए उसमें रिप्लेस करते हैं। जब रिप्लेस करेंगे -0.7, मॉडुलस शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। मॉडुलस को सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, 0.7 लेस देन 1, ये ट्रू है तो ये स्टेबल होगा। 0.7 लेस देन 1 होता है तो ये स्टेबल है हमारे पास इस पॉइंट पर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पोज हमारे पास क्या आया था? z इज इक्वल टू -0.5, इसके अंदर रिप्लेस करते हैं तो -0.5 शुड बी आल्सो लेस देन 1 होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो माइनस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, 0.5 लेस देन 1, तो ये भी क्या होगा? स्टेबल होगा हमारे पास। तो दोनों के दोनों पोल्स जो आए थे, दोनों पॉइंट्स पर हमारा ये वाला जो फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन, स्टेबल है इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 9.2 भी कंप्लीट हो चुकी और साथ ही साथ हमने चैप्टर नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिया यहां पर, ठीक है। चले जी।